डिस्कस करते हैं एसे के बारे में। स्वागत है आपका मेन सेंसर राइटिंग की क्लास में। और इसी में एक एसे है जिसका नाम है मूस मुटई है लोढ़ा हुई है ना हाथी ना घोड़ा हुई। जब ये ऐसे आया था तो कई सारे बच्चे बोले सर ये क्या आ गया, इसको कैसे लिखें। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एसे में तीन तरह के एसे होते हैं। भोजपुरी एसे अलग है, मगधी अलग है और मैथिली अलग है। इसके अलावा तीन खंड ऐसे के होते हैं, एक सोशल, एक पॉलिटिकल, एक कल्चरल। ऐसा नहीं है। सोसाइटी, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल, आइडियोलॉजिकल, फिलोसफिकल, कुछ भी पूछ सकता है। यूपी में क्राइटेरिया है, आईएएस में कोई क्राइटेरिया नहीं है और बिहार में तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। बिहार का ऐसे कई मायनों में आईएएस से भी दो कदम आगे है, कारण सब खिचड़ी रहती है। मतलब फिलोसफिकल भी है, सोसाइटी भी है, कल्चरल भी है और सबसे बड़ा रीजनल है। और रीजनल में भी तीन तरह का रीजनल अपने आप में अद्भुत और सबसे अलग और सबसे विस्मय कर देने वाला ऐसे। इसका मतलब होता है चूहा जो होता है रैट, वो चाहे जितना भी खा ले, वो सिर्फ लोढ़ा मतलब मसाला पीसने वाले लोढ़े की तरह हो सकता है, वो हाथी और घोड़े की तरह नहीं हो सकता। कहने का मतलब है पंचतंत्र की परंपरा हमारे देश में रही है, हितोपदेश की परंपरा रही है। और इसी परंपरा से हमारे यहाँ पता लगता है या पता चलता है कि सोसाइटी को कॉमन सेंस डेवलप करने के लिए हमारे पूर्वजों ने कई सारे रूल्स रेगुलेशन डेवलप किए। और उन्हीं रूल्स रेगुलेशन में एक रेगुलेशन ये भी है कि हम सोसाइटी में व्यक्ति के क्वालिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्हें एनिमल से जोड़ते हैं, जैसे कौवा, कोयल, कुकुर, हाथी, सर्प, बिच्छू, लोमड़ी, खरगोश, कछुआ, चीता, बाघ, इन सब की कुछ अपनी क्वालिटी होती है। पंचतंत्र की कहानियों में आपने सुना, कहते हैं ना इनको देखो, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। कोई कहता है ना इना भौंकत है आइना ई काटत है, ई सिर्फ डसत है। कहने का मतलब है ना इनके अंदर कुत्ते की क्वालिटी है और ना ये किसी अन्य पशु की तरह है, ये सांप और बिच्छू की तरह डेंजरस है, खतरनाक। एनिमल में कुछ एनिमल्स की क्वालिटी होती है कि वो हमेशा एंटी रहते हैं, जैसे सर्प, जैसे बिच्छू। लेकिन वहीं पर डॉग है, आ, वहीं पर गाय हैं, बैल हैं, वहीं पर मुर्गियां हैं, बकरियां हैं, जो इंसान के साथ रहती आई हैं और अभी भी रह रही हैं, क्योंकि वो वायलेंट नहीं होती। और भी कई चीजें हैं। तो मूस का मतलब यही होता है कि मूस सोसाइटी में एक ऐसे इंडिकेटर के रूप में है जिसका हमारे लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, उनको अगर कहेंगे कि इकोसिस्टम में है तो है। उनका काम, मूस का एकमात्र काम होता है अपने लिए खाना इकट्ठा करना, बस। वो अपने लिए जीता है, वो स्वार्थी होता है, वो मतलबी होता है, वो मौका परस्त होता है और वो अपने खाने के लिए दूसरों को बर्बाद करता है। बर्बाद के क्रम में आपके घरों में घुस के आपके खाने पर मुंह मारना, अनाज के बोरियों को मुंह मारना और भी कहे तो। मतलब भारत की सभ्यता और संस्कृति में, इंडिया के रिच हेरिटेज कल्चर में रैट का मतलब एक नेगेटिविटी को दर्शाता है। अब उसको इंसान से जोड़ना है कि जिस इंसान के अंदर, जिस पर्सन के अंदर ये क्वालिटी होती है, वो रैट की तरह मतलबी होता है, स्वार्थी होता है, मौका परस्त होता है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अब इसी को आप जोड़िए, यह भी एक कॉमन सेंस है, यह भी हमारे कॉमन सेंस को दिखाता है, यह भी एक रिच हेरिटेज कल्चर को दिखाता है, यह भी हमारे अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है और सोसाइटी में दूसरे को कैसे आइडेंटिफाई करे ये भी दिखाता है। ठीक उसी तरह यह व्यक्ति इंसान के टैलेंट को, इंसान के योग्यता को इंडिकेट करना भी सिखाता है। कुछ समय पहले बिहार के सीएम साहब ने इस स्टेटमेंट का यूटिलाइज भी किया, जरूरत हो तो यूज करें, जरूरत हो तो ना करें। तो सबसे पहले 50 वर्ड्स में आप इसको इंट्रो डालेंगे, फिर बताएंगे इसके बारे में कि रैट चाहे जितना मोटा हो जाए वो हाथी या घोड़ा नहीं बन सकता। यह एक ऐसे इंडिकेटर है जो कोई भी व्यक्ति सिर्फ वेल्थ के पीछे भागते रहता है, धन कमाने के पीछे भागते रहता है, वो कभी भी ग्रेट पर्सन के इंडिकेटर में नहीं आ सकता। सारा चेंज करेंगे या बताएंगे या ह्यूमन सोसाइटी के बीच में जो भी एक अंतर्विरोध है, जो भी एक डिसबैलेंस है, उसको दिखाता है। या किसी भी पर्सन के एक्टिविटी को डिफाइन करता है, यह इंडिकेटर है किसी भी पर्सन बताने का। यह सोसाइटी के एथिक्स,
सोसाइटी की में एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी को भी आइडेंटिफाई करने की एक चीजें बताता है। यह ये भी बताता है कि आज जो लोग भाग रहे हैं हर फिजिकल गुड्स के प्रति, मतलब गाड़ी हो, बंगला हो, मोबाइल हो, उनसे थोड़ा सा बचना चाहिए। और यह एक उन चीजों की सीख देता है। फिर अगले पैरा में आप फिर डिफाइन करेंगे कि वही एथिकल वैल्यूज को दिखाता है, ह्यूमैनिटी को दिखाता है, आइडियलिज्म को दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की सीख देता है। यह हमारे रिच हेरिटेज कल्चर का, हमारे नॉलेज ट्रेडिशन का इंडिकेटर है। और यह सोसाइटी के अंदर किसी भी पर्सन के पर्सनालिटी को जज करने का एक माध्यम भी बताता है। कहने का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा इसके ऊपर निगेटिविटी न देखें। और इस एसे को मैंने हैंड रिटन में पूरा 650 से 750 शब्दों में इसी में लिखा है। इसका मॉडल आंसर इस किताब में अवेलेबल है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। फिर आपको पता लग जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप चीजों को कैसे लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब यही होता है, कोई भी स्टेटमेंट ले लीजिए, अगली खेती आगे आगे, पिछली खेती भागे भागे, एक बिहारी 100 पे भारी, चिया चिया गप गप, अपना हाथ जगन्नाथ, मन चंगा तो कठौती में बहे बंगा। फिर उसके बाद मूस मुटैये लोढ़ा हुई है, हाथी ना घोड़ा हुई है। फिर छिया छिया गप गप, हंसुआ का जाने खुरपी के स्वाद। सुपुआ बोले तो बोले, चलनिया बोले जिनमें 72 गो छेद। ऐसे मतलब सूप बोल रहा है तो ठीक है, अब आपको सूप और चलनी के बारे में पता होना चाहिए, आपको हंसिया के बारे में पता होना चाहिए, आपको मन चंगा तो कठौती में बहेगा, आपको कठौती पता होना चाहिए। यही समस्या है बीपीएससी के नए ऐसे के साथ। तो इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ चीजें हैं, जैसे हाई स्कूल और इंटर लेवल पर जो भी जनरल हिंदी की किताब बिहार गवर्नमेंट एक्टिव कर रही है, उनके सारे लोग बिहेवियर से जुड़े हुए स्टेटमेंट पर एक नजर डालें। हालांकि जब हम काउंट कर रहे थे तो उनकी संख्या सैकड़ों में निकली, किस किस को देखेंगे। तो उसका एक दूसरा बेहतर तरीका है कि रीजनल लेवल के ऐसे पर कम से कम 30 से 40 ऐसे की आप राइटिंग करें, और लगभग 100 से 150 ऐसे का फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। फॉर्मेट तो यहाँ पर अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं कि मैंने कैसे यहाँ पर फॉर्मेट बनाया है। तो फॉर्मेट तो अवेलेबल है, लेकिन मूल बात है कि आप इन चीजों को कैसे लिखेंगे। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को। अगर वो चीजें आपने डेवलप नहीं की तो समस्या आएगी, और वो आपको आगे भी समस्या क्रिएट करेगी। देखिए, जैसे मैंने इस चीज को इसमें लिखा, मैं सीधे स्क्रीन पर लेकर के आता हूँ, वो मैं दिखा नहीं पाया। देखिए यहाँ पे आई थिंक थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। चलिए, यहाँ पर यही चीजें लिखी हैं, मूस मुटई हैं, लोड़ा हुई हैं, न हाथी न घोड़ा हुई है। इस चीज को पूरा लिखा है स्टेप बाय स्टेप। और जितना पॉजिटिव वे में होगा, जितना टू द प्रेजेंट होगा, जितना फ्यूचर बेस्ड होगा, जितना नेगेटिविटी से दूर होगा, जितनी अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे, उतना अच्छा नंबर मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जब ऐसे बच्चे लिखते हैं तो अपनी अंदर की सोच, अपने अंदर की समझ, अपने अंदर की रुझान सब लोग डालते हैं। इससे बचना चाहिए। मैं आपको पहले भी कहता हूं, आपको पेपर पर भारत की सभी समस्याओं का, बिहार के सभी समस्याओं का सॉल्यूशन निकाल देना, हो या ना हो इसके चक्कर में ना पड़िए। तो इस तरह के जितने भी ऐसे आते हैं, उन सब के ऊपर अगर आप पहले से माइंड मेकअप है कि हमको स्टेप बाय स्टेप ये चीजें लिखनी है, तभी आप एबव 70% मार्क्स लेके आएंगे। नहीं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, 20 साल हो गए पढ़ते पढ़ाते, कॉपी चेक करते 15 साल हो गए, बच्चों में यह लेवल नहीं होता, या बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि स्टेप बाय स्टेप आंसर कैसे लिखते हैं। तो सारे फैक्ट रटे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के सारे वैल्यूज, आर्टिकल रटे हुए हैं, बट जहां राइटिंग स्किल की बात आती है ना, तो ये चीज समझ में नहीं आती है कि उत्तर कैसे। 3 सालों से ये मेरा स्लोगन चल रहा है। अब तो कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी इस स्लोगन का यूटिलाइज करने लगे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि अगर सक्सेस दिलाना है, बच्चों को रिजल्ट लेके आना है, तो बिना राइटिंग स्किल को डेवलप किए हुए ये चीजें गेन नहीं कर सकते। और हमारे मेंटोरशिप का प्रोग्राम ही है। मैं किसी को नहीं कहता लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए या हमसे जुड़िए। आपकी इच्छा हो तो जुड़िए, नहीं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है एनर्जी देने के लिए।